Hello and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 8th, we are going to start a new chapter from the book Honey Dew. The chapter name is, the topic of the chapter is Glimpses of the Past. Glimpses का मतलब होता है झलक, ठीक है, मुड़ के अपने पास्ट के अंदर थोड़ी सी झलक देखना कि हमारे पास्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है, उस चीज़ को हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है। ये एक आपने बहुत से बच्चे हैं जिनको कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है ना, तो जिस तरीके से कॉमिक्स के अंदर बबल्स बना के और उसमें कन्वर्जेशंस लिखे होते हैं, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर भी इसी तरीके से ही कुछ व्यूज़ है, जिसके अंदर कुछ पिक्चर्स शो की गई है, कुछ आपको बबल्स के अंदर लिखा गया है ना। तो इस सेक्शन के अंदर ये एक मतलब पिक्टोरियल ग्लिम्सेस है ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसकी हिस्ट्री जो रही है फ्रॉम 1757 टू 1857, 1757 से लेकर 1857 तक का जो पीरियड है 100 ईयर्स का, उसमें क्या क्या हुए हैं उसके हल्की झुल्की झलके हम देखने वाले हैं आज इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर से हमें पता लगेगा कि हमारी पास्ट के अंदर जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, जो उसको हम लोग इंडिया का इंडिपेंडेंस का पहला रिवॉल्ट कहते हैं, ठीक है ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वो पोर्शन जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रहा, कितना नीडफुल रहा, कितना आवश्यक रहा, तो उस चीज़ को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। Chapter number 3, Glimpses of the Past, and before we read, let's start with this section. Here are some pictorial glimpses of history of our country from 1757 to 1857, यानी 1757 से लेकर 1857 के बीच का जो समय था, उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर विवरण दिया गया है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा 1857 की जो क्रांति है, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानी जाती है, उसके वो कौन सी कंडीशंस थी जिसने उसको लीड किया, कैसे वो आई बाहर निकल के, ठीक है। चलिए, लेट्स रीड एट दिस एंड सी कि क्या इंटरेस्टिंग चैप्टर के अंदर हम लोगों को आज मिलने वाला है, पढ़ने वाले हैं हम लोग कुछ खास। देखिए, आपको एक दिख रहा होगा द मार्टियर्स लिखा हुआ है। मार्टियर्स यानी जो लोग शहीद हुए थे उनके बारे में है ये। एक दिल्ली का फंक्शन है जहाँ पर लता मंगेशकर को शो किया गया है, जहाँ लता मंगेशकर जो है एक अपना गीत है वो गा रही है, और उसके सामने आपने देखा वहाँ पर इंदिरा गांधी, नेहरू जी वगैरह बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड है बेटा, हाँ जी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्टियर्स से रिलेटेड एट फंक्शन ऑफ दिल्ली, जहाँ लता मंगेशकर जो है अपनी बहुत ही सुरीली आवाज़ के अंदर एक गाना जो है वो गाने वाली हैं, जो देश की प्रेम को भावनाएं जगा दे आप में। ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसको सुनते ही आपको अंदर से फील होता है अपने देश के बारे में। यू स्टार्टेड फीलिंग फॉर योर वर्ल्ड, योर कंट्री, ठीक है। बहुत ही अलग एक एहसास ये हमें देता है। आपने सुना होगा कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ठीक है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसको इंग्लिश में यहाँ बोल रहा है, ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडिया मार्टियर्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, ठीक है ना, जो शहीद हुए हैं ज़रा याद करो उनकी कुर्बानी। यानी जो लोग हमारे देश की आन बान शान को बचाने के लिए, हमें एक इंडिपेंडेंट इंडिया देने के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को दांव पे लगाया, जिन्होंने यातनाएं सही, जिन्होंने अपने सब कुछ खोकर और अपने आप को देश के प्रति क्या किया, निछावर कर दिया, उन लोगों को याद करने का कह रही है लता मंगेशकर अपने गाने के थ्रू। कहती है उन शहीदों को नमन करो, उन शहीदों को याद करो, अपनी आंखों में इतना आंसू भर लो, ठीक है, ऐसा माना गया है। ये देखिए, ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, इसमें बहुत सारे रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, चाचा नेहरू, गांधी जी, भगत सिंह एंड लॉट्स मोर पीपल हैव यू सीन दिस इन दिस। चलिए,
लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन नंबर 2, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। कंपनीज कॉन्क्वेस्ट का मतलब हुआ कंपनी कौन सी, यहाँ कंपनी की बात हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे अब आ चुकी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, अपना कॉन्क्वेस्ट कर रही है। धीरे धीरे वो यहाँ पर बसेगी। अंग्रेज़ की कंपनी जो है वो किस तरीके से हमारे राजाओं में फूट डालकर या हमारे राजाओं का चीज़ों का फ़ायदा उठा के और अपना अधिकार यहाँ पर साबित कर रही है, अपना अधिकार यहाँ पर करने के प्रयत्न कर रही है, उस बारे में है। चलिए पढ़ते हैं। विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी इंडिया। सुपीरियर वेपन्स का मतलब हुआ क्या, ऐसे वेपन्स, हथियार जो बहुत ही अलग थे, नए थे, जो हमारे देश में डेवलप्ड नहीं थे अभी तक। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक्सटेंड कर रही थी, अपनी पावर को आगे बढ़ा रही थी। 18वीं शताब्दी के आसपास अपनी शक्ति को आगे बढ़ा रही थी। देखो इंडिया, येलो वाला जो पोर्शन है वो इंडियन प्रिंसेस है, जहाँ भारत के राज्य के जो राजा लोग हैं उन्होंने राज कर रहे हैं, और जो पिंक वाला है वो ब्रिटिश टेरिटरीज, क्योंकि बंगाल से ही अंदर वो एंटर करते हैं, स्टार्ट बंगाल से किया उन्होंने, वो घुसने लग गए हैं, जगह जगह जाने लग गए हैं उन्होंने। देखो कितना पोर्शन उन्होंने कवर किया है, यहाँ पर बहुत सारा ये पोर्शन जो है इन्होंने कवर कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। इंडियन प्रिंसेस, हमारे जो राजा लोग थे, हमारे जो किंग्स थे, जो नवाब्स थे, वो शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड का मतलब वो दूर की नहीं सोचते थे, देवर नॉट थिंकिंग ऑफ फार। ठीक है ना, उन्होंने बहुत ही नज़दीकी सोचा, शॉर्ट साइटेड सोचा, और जो हाथ में लग रहा है उसी का सोच लिया, फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं कि आगे इनकी चाल क्या हो सकती है। दैट अपस्टार्ट राजा बहा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प हिम टू डिफीट हिम। अब स्टार्ट करने के लिए उन्होंने किसी राजा को क्या किया, हेल्प की, बोला कि कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाया, और दे विल हेल्प हिम टू डिफीट हिम, और उसको हराने में वो क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। अब क्योंकि कोई ना कोई राजा किसी ना किसी से लड़ता रहता था, और इसमें बिल्कुल भी क्या नहीं था, पीस नहीं था। कंप्लीटली लोग जो है पीसलेस हो गए थे, कंप्लीट वहाँ पर कॉन्स्टेंटली जो फाइट्स है वो चलती रहती थी। ठीक है, इस वजह से बहुत दिक्कत होने लगी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। अब क्या हुआ, ये जो राइवलरीज थी, ये अलग अलग राजाओं के बीच की राइवलरीज, ठीक है, हमारे राजाओं के बीच का जो द्वेष था, हमारे राजाओं के बीच का जो युद्ध था, लड़ाइयाँ थी, उन लोगों के लिए क्या था, अंग्रेज़ों के लिए आसान हो गया था कि इन दोनों को एक दूसरे में लड़ा के और किसी ना किसी तरीके से इनको वो हासिल कर सकते हैं, उनको पीछे कर सकते हैं। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till the died fighting. A far-seeing ruler, कुछ ऐसे रूलर्स भी थे उनमें जो far-seeing, दूर की सोच सकते थे, दूर का देख सकते थे। ठीक है ना, जो बिना मतलब की मदद मिल रही है उन मददों का कारण समझ सकते थे। उनमें से एक थे टीपू सुल्तान फ्रॉम मैसूर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जमकर ब्रिटिशर्स के सामना किया, ब्रिटिशर्स की लड़ाई की ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, फाइट किया, और तब तक फाइट करते रहे अपनी मातृभूमि के लिए जब तक कि वो मृत्यु प्राप्त ना कर ले। Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs. अब डिस्कशन होता है कुछ। अलग अलग जो ये किंग्स है तो वो बैठे हुए हैं, ऐसे ही बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और उनकी जो रिएक्शंस क्या है उन चीज़ों के बारे में वो देखो। कुछ कह रहे हैं कि भगवान का शुक्र है कि अब बिल्कुल शांति है राज्य के अंदर, देश के अंदर कोई और झगड़े, युद्ध या लूटमार नहीं है ठगों के द्वारा। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश। कुछ राजा कहते हैं ये तो भगवान है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ भेजा है। आर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। कुछ कहते हैं कि हमारा तो डेस्टिनी है, हमारा जो भाग्य है, हमारी जो किस्मत है वो उनसे लिंक्ड है, उनके साथ जुड़ी हुई है, इनके बिना हम कुछ नहीं हैं। इस तरीके के हमारे जो महाराजा थे, जो राजा थे,
उनका ये विचार किस बारे में था? अंग्रेज़ों के बारे में था। अंग्रेज़ों के बारे में वो ये सोचते थे कि वो बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जो यहाँ क्यों आए हैं, जो यहाँ उनको मदद करने आए हैं, भगवान ने उनको भेजा है और उनकी डेस्टिनी, उनकी जो फ्यूचर है वो सब इनसे ही जुड़ा हुआ है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और dethroned आवर किंग्स। कुछ लोग कहते हैं कि जो वाइट मैन है, जो अंग्रेज़ है, उन्होंने हमारे राजाओं को मौत के घाट उतार दिया और dethroned यानी पद से हटा दिया, राजा के पद से हटा दिया, उससे उसका सिंहासन छीन लिया। Some kings were not good, but after all they were of this land. कुछ कहते हैं हाँ, कुछ राजा जो थे वो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छी तरीके से राज्य नहीं करते हैं, वो सिर्फ लूटपाट पे ही विश्वास करते हैं, कर अलग अलग तरीके का टैक्सेस जो है उन्हीं को लेने पे विश्वास करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो हमारे इस लैंड से बिलोंग करते हैं। They belong to our land. Now we have become slaves of foreigners. और अब क्या हुआ, देखो हम लोग क्या हो गए, जो फॉरेनर्स हैं उनके स्लेव्स बन गए, उनके गुलाम बन गए हैं। अब उनकी गुलामी में हमें जीना पड़ेगा, उन लोगों ने हमें अपना गुलाम बना लिया है। चलिए, ये तो हुआ आपका कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट किया। तो आपको पता लग गया कि कंपनी ने क्या किया, 1757 में आए और 1849 तक कम्प्लीटली देश के मोस्टली हिस्सों को उन्होंने कवर कर लिया, अपनी सत्ता बिठा ली, अपने ताकत, अपने चालाकी से, अपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से अलग अलग राजाओं को डिवाइड किया उनको। क्योंकि अगर सारे राजा एकजुट रहते और एक दूसरे की मदद करते, लड़ते नहीं आपस में, तो डेफिनेटली अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर पैर नहीं जमा पाते, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस वजह से इन अंग्रेज़ों को मौका मिल गया कि वो लोग यहाँ पर अपना अधिकार बना सके। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है कि पहले तो इनको तोड़ो और फिर इन पर राज करो, ये अपनाई और इसको अपनाते हुए वो आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते उन्होंने क्या किया सभी राज्यों को अपने अधिकार पे ले लिया। और आखिरकार जो भी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड चीज़ें होती है, आप देखो कि कितने साल 1600 में एंटर किए थे वो, 1700 साढ़े 1700 में उन्होंने पूरा कवर अप कर लिया। धीरे धीरे अपना बिज़नेस के आए थे कि बिज़नेस करने के लिए, मगर बिज़नेस तो किया नहीं, राज्य करने लग गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि यहाँ के राजा तो आपस में लड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में लड़ाते रहते हैं और हम इनके ऊपर राज करते हैं। चलिए, अब ब्रिटिश रूल के दौरान 1765 में 1836 तक क्या क्या हुआ उसको हम पढ़ते हैं। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। देखिए, अब क्या हुआ कि हमारे जो रिलीजियस लीडर्स थे, बहुत सारे ऐसे क्या नाम है, रिलीजन के लीडर्स थे अलग अलग। वो लोग क्या आइडियाज़ सिखा रहे हैं लोगों को, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, ठीक है ना, एंड चाइल्ड मैरिज और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं जो हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। वो कहते हैं कि कोई भी अगर समुद्र पार करता है, पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में बोल रहे थे, कोई भी अगर समुद्र पार करता है तो वो अपना धर्म खो देता है, फिर वो अधर्मी हो जाता है, उसका धर्म उसका साथ नहीं देता। इस तरीके की बातें वो लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ यूज टू वुमेन। कुछ लोग कहते हैं कि जितने भी दुख हैं इस दुनिया के अंदर, जो भी समस्याएं हैं इस दुनिया के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, औरतों की वजह से, महिलाओं की वजह से हैं। औरतें ही हैं जो सारे गमों के, दुखों की कारण है, सभी समस्याओं की जड़ है। इस तरीके की वार्तालाप, इस तरीके की चीज़ें जो है हमारे रिलीजियस गुरु सिखा रहे हैं हमारे लोगों को यहाँ पर। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. ब्रिटिशर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि तो सच ये है कि इंडियंस की क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी उन्होंने, उनको खुद का कोई सम्मान, आत्मसम्मान जैसी कोई चीज़ है नहीं। द ब्रिटिशर्स स्कॉर्न देम, ब्रिटिशर्स जो है उस चीज़ के ऊपर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी।
कहता है ब्रिटिश ऑफिसर्स कि ये जो नेटिव्स हैं यहाँ के, यानी जो रहने वाले हैं यहाँ के, वो अनवर्दी है ट्रस्ट के, बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, बहुत ही मक्कार और झूठे किस्म के इंसान हैं, एंड इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ईमानदारी के तो बिल्कुल इनकेपेबल है, इनमें ईमानदारी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा ब्रिटिश ऑफिसर्स कहते हैं, ठीक है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, वो कहता है ट्रू योर ऑनर, आपकी बात तो सच है लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हूँ। Being merchants, the Britishers wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. Yes, क्योंकि अब क्या है, देखो जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो क्या है, वो तो मर्चेंट्स है, व्यापारी हैं, ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, उनको तो जल्द से जल्द अपना प्रॉफिट चाहिए होता है, तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत भारी भारी टैक्सेस लगाना स्टार्ट किए, बहुत ऊंचे ऊंचे टैक्सेस लगाने स्टार्ट किए, फार्मर्स को फोर्स करने लगे, ठीक है, टू अबेंडन देयर फील्ड्स, ताकि वो अपने फील्ड्स को अबेंडन कर दे, अपने फील्ड्स को छोड़ दे, अपने फील्ड से निकल जाए, अबेंडन कर दे, और अपने फील्ड को जब अबेंडन कर देंगे तो उनके पास बचेगा क्या रहने को, खाने को। बट योर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप, ठीक है ना, वो कहते हैं कि आपके आदमी तो मेरे सारा क्रॉप है वो लेके जा रहे हैं, सारा का सारा क्रॉप वो लेके चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं क्या कर पाऊँगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही है। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, ठीक है। अब बार बार उनकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती गई, लोग उनके खिलाफत करते रहे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स अपना काम करते रहे। अब वो जो बेचारे गरीब आम जनता है, जो किसान हैं, उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, उनको परेशान करते करते वो उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म उठा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा रहे हैं, बहुत सारे टैक्सेस भरने पड़ रहे हैं उन लोगों को। अलॉन्ग विद दैट, जिन लोगों का ऋण नहीं चुकता या जिनको नहीं होता उनको दंडित किया जाता है, जेल डाल दिया जाता है, ज़मीन कन्फिस्केट कर ली जाती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूस होने लगी यहाँ पर। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट, चलो फिर भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अलग और मेथड्स निकाले जिससे उनका प्रॉफिट जो है वो दुगना होता है, बढ़ता है। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, तो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि जो भी गुड्स, जो भी सामान हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, और उस सामान को जब हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट यानी आयात करते हैं, यहाँ अंदर लाते हैं देश के अंदर किसी में, तो यहाँ जैसे इंडिया के अंदर लाएंगे तो उस पर क्या नहीं होगा, कोई भी प्रकार की टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी प्रकार का हम लोग ड्यूटी नहीं देंगे। अ गुड आइडिया, एक अच्छा आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन टेरिटरीज, अब जो इस तरीके के कानून नियम बनाने लगे ये लोग, कौन, ब्रिटिश इंडिया वाले, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे कानून बनाए, इन कानूनों की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और प्रॉब्लम होने लगी। इंडियन टेरिटरीज़ जितनी भी थी, इंडियन इंडस्ट्रीज़ जितनी भी थी, छोटे लघु उद्योग जितने थे, बड़े उद्योग जितने भी थे, वो सब नष्ट होने लग गए, वो बर्बाद होने के कगार पे आ गए। इनएविटेबली फेमाइंस फॉलोड, और उसके बाद बहुत सारी फेमेंस, ऐसी फेमेंस जो ख़तरनाक थी, फॉलो करती है। बिटवीन 1822 टू 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, 1822 से लेकर 1836 तक 15 लाख भारतीय जो है वो स्टारवेशन से ख़त्म हो गए। स्टारवेशन बोले तो स्टारवेशन का मतलब भूखमरी से, ठीक है। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसन एंड देयर बिजनेस, यस, जितने भी ब्रिटिश वाले जो थे, इन्होंने क्या किया, पॉलिसीज़ ने, जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट आर्टिशंस थे, ठीक है ना, जो अपने काम को करते थे, अपने बिज़नेस को करते थे, चलाते थे, उनकी ज़िंदगी भी क्या कर दी, बेहाल कर दी, तंग कर दी, उनको भी रुइन कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। इसकी वजह से उनका भी बहुत ज़्यादा घाटा हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और वो भी अपने काम पर प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाए। तो देखिए किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया है, एक बार फिर से क्विक रिव्यू ले लेते हैं। 1757 के अंदर वो लोग भारत में आए, अपने जो राजा थे उन राजाओं को आपस में लड़ाया, उनको लड़ाकर उनका साथ देने लगे, साथ देते देते उन्होंने उनके ऊपर कब्ज़े करने स्टार्ट कर लिए, अपने एहसानों के तले दबा दिया। साथ साथ में जो मैसूर के जो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने इनकी
चाल को भांप लिया और उन्होंने मरते दम तक उनसे लड़ाई की। फिर हमारे ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे जो रिलीजियस प्रीचर्स हैं वो लोग पता नहीं क्या क्या फालतू चीज़ें, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज जैसी जो ये कमियां हैं वो लोगों को सिखाने में लगे हैं। महिलाओं को दोष देने लगे हैं कि महिलाएं सबकी जड़ है। ये ब्रिटिशर्स कहते हैं इनमें तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। और भी ये जो किसान हैं उनकी खेतों से बहुत ज़्यादा फसल ली जाती है, ठीक है। कोई रूल होने की वजह से वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। पानी की खिंच ज़्यादा बढ़ गया है, फसल जो कि ज़्यादा हो गई है और बहुत महंगी चीज़ें को बेचने लगे हैं। फिर भी ब्रिटिश ने अलग अलग मेथड्स निकाले अपने इनकम को बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट जो माल करते थे, मैन्युफैक्चर्ड माल गुड्स जो है इंग्लैंड से, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते थे और इस वजह से यहाँ की इंडस्ट्रीज जो है वो भारी पड़ने लग गई और उनको प्रॉब्लम होने लग गई। बहुत सारे आर्टिजन्स और उनको भी, एक्सपर्ट को भी रुइन कर दिया। राजा राम मोहन रॉय 1772 से लेकर 1833 तक देखिए इन्होंने क्या किया, कौन थे ये। राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राम मोहन रॉय जो है वो एक बंगाल के बहुत ही लर्नड, क्या कहते हैं, एजुकेटेड पर्सन थे, ठीक है, जो ये जानते थे कि ये क्या हो रहा है और ये क्या क्या होने वाला है, ठीक है। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great. तो राजा राम मोहन रॉय जो बंगाल से थे वो काफ़ी इन चीज़ों को देख चुके थे, सीख चुके थे कि क्या क्या गलत हमारे देश के साथ हो रहा है। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great. राजा राम मोहन रॉय जो है कहते हैं कि अपने आप को कम ना समझें, हम लोग अपने आप को पीछे ना करें। हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो बहुत महान था, ठीक है, और महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम लोग बहुत ही ग्रेटर अचीवमेंट्स, चीज़ों को अचीव करने के लिए क्या है, कैपेबल हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, यानी वापस बदलाव करना पड़ेगा। बहुत सारी जो गलत चीज़ों ने यहाँ पर सिखा दी गई है लोगों को, या जो बसा दिया गया है बहुत सारी चीज़ों का, उनको हटाना पड़ेगा। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें जो है अलग अलग कलर की होती है, बट द कलर ऑफ मिल्क इज़ द सेम, लेकिन मिल्क का कलर कैसा होता है, सेम होता है, एक ही होता है, वाइट। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। वो कहते हैं कि अलग अलग रिलीजन्स जो है हो सकते हैं भले ही, ठीक है ना, और अलग अलग टीचर्स के अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन उनका जो एसेंस है, जो अर्थ है एवरी रिलीजन, वो सेम है, मीनिंग जो है वो एक ही है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, बिल्कुल ये जो राजा राम मोहन रॉय जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंस और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो ये समझते हैं कि नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक होनी चाहिए। अगर नॉलेज प्रैक्टिकल रूप के अंदर है तो लोगों को जल्दी सीखने को मिलेगा, और अलॉन्ग विद दैट साइंटिफिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them. वो समुद्र पार करते हैं और समुद्र पार करके इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाके वो ये देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ब्रिटिशर्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। There he told them, वहाँ उन्होंने कहा, We accept you as rulers. हम आपको रूलर्स के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और तुम्हें भी, आप लोगों को भी हमें सब्जेक्ट्स, अपनी जनता के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, और लेकिन इसके साथ आप लोगों को भी क्या करना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि एक रूलर के सब्जेक्ट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। यानी आप राजा हैं और हम आपके
क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे प्रति क्या करें, ध्यान दें। He started newspaper but the suspicion British stopped them in 1823। उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया, लेकिन जो सस्पिशियस शकी किस्म की जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन लोगों ने क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया 1823 के अंदर। 1823 में उसको बंद कर दिया गया। तो देखा आपने कि किस तरीके से राजा राम मोहन रॉय जो है कम्प्लीटली ब्रिटिश एजुकेशन से, ब्रिटिश के तरीक़ों से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंस से कितने ज़्यादा प्रभावित थे, और वो प्रभावित होकर उन्होंने ये चीज़ उन लोगों से कही कि हमारे देश के अंदर भी हम लोग ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो गलत चीज़ें हमारे देश के अंदर आ गई है, कुछ सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास जो मानने लग गई है हमारे देश की जनता, उसे हमें मिटाना होगा, उसे हमें हटाना होगा। तो आज के सेशन के अंदर सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा बाकी का काम नए सेशन के अंदर, कल के सेशन में। टिल देन हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे।